हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट के बारे में कि किस तरह से हम जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें आराम से मेजर कर सकते हैं यूजिंग स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर्स। तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था वो हमने ये डिस्कस करा था कि स्क्रू गॉज जो होता है वो रूलर से ज्यादा एक्यूरेट क्यों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था कि जो स्क्रू गॉज होता है वो ज्यादा करेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम होता है, जिसका मतलब ये है कि वो क्या करता है, वो स्मॉल जो यूनिट होती है उसकी मेजरमेंट की वो बहुत कम होती है। 0.01 mm तक का मेजरमेंट वो बहुत आसानी से ले सकता है। ठीक है। देन हमने पिच के बारे में पढ़ा था। पिच जो था वो डिस्टेंस मूव द स्पिंडल होती है कि एक सर्कुलर रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस आगे आपका मूव कर रहा है, उसे हम पिच कहते हैं। और ये स्पेसिफिक होती है आपके स्क्रू गॉज से। ठीक है। फिर हमने बैकलैश एरर के बारे में बात करा था कि बैकलैश एरर जो है ये भी हमारे स्क्रू गॉज में होता है। और ये एक ऐसा एरर होता है कि अगर हम स्प्लिंडल को घुमा रहे हैं और हमारा जो स्प्लिंडल है वो आगे नहीं मूव करेगा जब हम अपने स्क्रू को मूव कर रहे हैं, तो वो जो एरर होता है वो आपका बैकलैश एरर होता है। और ये एरर ज्यादातर आपका वेयर एंड टियर की वजह से होता है या अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को सही से हैंडल नहीं करा है तो उसकी वजह से। ठीक है। तो बच्चों ये तो था कल का रिवीजन। अब आज के बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज लीस्ट काउंट, यानी कि लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट जो होता है हमें ये पता है इसके बारे में कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो कि मेजर करी जा सकती है एक्यूरेटली बाय कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। भले ही वो आपका स्क्रू गॉज हो, भले ही वो आपका वर्नियर कैलिपर्स हो या फिर आपका वेइंग स्केल हो, जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है जो वो मेजर कर सकता है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है वो आपका 1 MSD से माइनस करते हैं हम उसको -1 VSD। ठीक है। यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग है माइनस जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसको हम माइनस करते हैं, तो तब हमारे को आपका लीस्ट काउंट मिलता है वर्नियर कैलिपर्स का। ऐसे ही स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट निकलता है वो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर रोटेशंस, यानी कि जो हमारा स्केल का डिवीजन है हमने कितनी बार सर्कुलरली रोटेट करके पिच को बिल्कुल आपका जोड़ दिया उसके इक्वल होता है। ठीक है। बाकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो मीटर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm, यूजुअली होता है 1 mm। वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.01 सेंटीमीटर एंड स्क्रू गॉज का होता है 0.01 mm। ठीक है। इतने कम तक ये मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो लीस्ट काउंट जो होता है वो मिनिमम मेजरमेंट होता है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्यूरेटली नाप सकता है। ठीक है। बच्चों आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम चलेंगे आपका आगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपके और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों आई होप आप सब ये नोट कर चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास है व्हाट इज जीरो एरर, कि जो जीरो एरर के बारे में हम बात कर रहे थे कल अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि हमें जीरो एरर रिमूव करना है, जीरो एरर की हमारे को जो कैलकुलेशन है वो चेक करनी है। तो आखिर वो जीरो एरर होता क्या है। तो जीरो एरर तब अकर करता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो रीडिंग दिखा रहा होता है अदर देन जीरो, जबकि उसको जीरो दिखाना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा स्क्रू गॉस का हेड है और जब जो इसका स्क्रू है वो बिल्कुल आपका एंड पे है तो इस समय पे इसकी रीडिंग जीरो होनी चाहिए, बट ये इस समय अपनी रीडिंग जीरो ना दिखाकर उसके अलावा कुछ और दिखा रहा है। ठीक है। तो इसको हम जीरो एरर कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो जब आपका वर्नियर कैलिपर्स के जो जॉज हैं वो पूरी तरह से क्लोज्ड हैं तो उस समय पे उसकी जो रीडिंग होती है वो जीरो होनी चाहिए। बट अगर वो रीडिंग जीरो नहीं है, अगर वो आपका पॉजिटिव के 0.02 सेंटीमीटर जा रही है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर वो माइनस में जा रही है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर।
अब इसके लिए हमारे को क्या करना होता है, हमारी जो करेक्ट रीडिंग निकलेगी वो हमारी ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से 0 एरर को माइनस करने के बाद में निकलेगी। यानी कि हमारे को 0 एरर जो है उसको जब हम अपनी ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से हटाएंगे तब हमारे पास करेक्ट रीडिंग आएगी। इसीलिए 0 एरर को करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स को निकाल पाए। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन में बात करें कि 0 एरर क्या होता है, तो 0 एरर जो होता है वो ऐसी रीडिंग इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा होता है जबकि ट्रू रीडिंग उसकी 0 होनी चाहिए। उस केस में वो कुछ और रीडिंग शो कर रहा होता है, उसे हम 0 एरर बोलते हैं। तो बच्चों फटाफट से आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आई होप आप सब बच्चों ने ये अच्छे से नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू वी टेक मल्टीपल रीडिंग। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हमने कल करे थे और जो एक्सपेरिमेंट्स हम आज भी करेंगे, आप उसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि हम लोग मल्टीपल रीडिंग्स निकालते हैं। हम हमेशा 3 या 3 से ज्यादा रीडिंग्स निकालने की बात करते हैं। तो आखिर हम ये बात क्यों करते हैं, क्यों हमें 3 से ज्यादा रीडिंग्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि मल्टीपल रीडिंग्स लेने से जो एरर्स होते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं और जो एक्यूरेसी होती है उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि जो हमने मेजरमेंट करा है वो एक्यूरेटली हमारे पास पहुंच रहा है। ठीक है, अब रीजन क्या हो सकते हैं, ये जो हमारे एरर्स होते हैं इनके ह्यूमन एरर्स हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको रीडिंग गलत दिखी हो या पॉइंट्स में आपसे कोई एरर हो जाए, ह्यूमन एरर है, बहुत इजीली ये चीज पॉसिबल है कि 0.0 समथिंग में अगर आप देख रहे हैं तो कभी आपसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, देन इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट का कोई एरर हो सकता है। अगर इंस्ट्रूमेंट आपका पॉइंट्स में कोई एरर दे रहा है तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं कि ये भी आपका एरर आ सकता है। ठीक है, दूसरा होता है अलग अलग पार्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट के, उनकी स्लाइटली डिफरेंट डिमेंशंस हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप एक कॉपर वायर लेते हैं और आप उसकी रीडिंग ले रहे हैं, आप उसका डायमीटर चेक कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बीच में थोड़ी थिक हो और एजिस पे थोड़ी सॉफ्ट हो, या फिर एजिस पे थोड़ी पतली हो, या फिर एजिस पे थोड़ी मोटी रह जाए और बीच में थोड़ी पतली हो। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट के, उनकी जो डायमेंशन होती हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। इसकी वजह से हम हमेशा 3 से 5 रीडिंग्स को निकालते हैं, देन उनकी मीन वैल्यू निकालते हैं, जिससे कि जो हमारी रीडिंग है वो थोड़ी एक्यूरेट आए और उसमें जो हमारे चांसेस ऑफ एरर हैं वो कम हो जाए। ठीक है, मीन रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, हम सम ऑफ ऑल रीडिंग को लेकर नंबर ऑफ रीडिंग से उसे डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा मीन रीडिंग निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी 3 रीडिंग्स आई हैं 2.48, 2.50 एंड 2.49 सेंटीमीटर, तो उस केस में हम इसका मीन निकालेंगे। हम इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा 2.49 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एक लाइन में हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो हम मल्टीपल रीडिंग्स इस वजह से लेते हैं ताकि जो रैंडम एरर्स हो रहे हैं तो हम उनकी चांसेस को मिनिमाइज कर पाए और एक रिलायबल रीडिंग को निकाल पाए। तो बच्चों जल्दी से आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम करेंगे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है, कल जो हमने एक्सपेरिमेंट करे थे उनसे हम डायमीटर्स निकाल रहे थे और हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल रहे थे। अब जो हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मास ऑफ अ फिजिकल बैलेंस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम वेट को मीजर कर रहे हैं यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस, हम मास को मीजर कर रहे हैं। ठीक है, अब मास और वेट में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट होता है, एंड वेट जो होता है वो फोर्स होता है बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन बॉडी। यानी कि जो हमारा वेट है वो हमारी ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है कि भाई कितने फोर्स के साथ में अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, एंड सिमिलरली जो मास होता है वो एक बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन्ड है वो होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये बहुत छोटा सा सटल डिफरेंस है
जो मास होता है वो हमारा ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप चांद पे चले गए या आप मार्स पे चले गए, आप कहीं भी चले गए, वहां पे आपका मास जो है वो सेम ही रहेगा, लेकिन वेट आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। मार्स पे आप जाएंगे तो मार्स पे आपका वेट अर्थ के मुकाबले बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्स का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ से थोड़ा ज्यादा है। और अगर आप मून पे चले गए तो आपका वेट कम हो जाएगा अर्थ से, जितना अर्थ में आपका वेट है उससे कम मून पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ से कम है। ठीक है, तो चलिए अब हम जरा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका m इंटू जी। m होता है हमारा मास और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा जो वेट है उसे हम क्या बोलते हैं? मास इंटू ग्रेविटी। जो आपका वेट है इसको कहीं जगह पे आपका एफ जी भी लिखा हुआ होगा, यानी कि मास ड्यू टू ग्रेविटी लिखा होगा। ठीक है, इसे मास ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एफ जी भी लिखा होगा। तो एफ जी और डब्ल्यू जो है वो आपका सेम ही होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये मेरा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास तो 8 kg है और ग्रेविटी जो है हमारी वो 9.8 है। ठीक है, तो अगर हमारे को इसका वेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? इस 8 kg को हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी के साथ में, विच इज 9.8। तो इसलिए इसका टोटल वेट कितना आ जाएगा? 78.4 न्यूटन। ठीक है, तो अगर अगली बार से कोई किसी को मोटा बोले तो ये याद रखना कि उसका मास तो कम ही है, ये ग्रेविटी की वजह से वो इंसान का वेट तुम्हें ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो ग्रेविटी की वजह से मोटा है। तो अगर कभी भी कोई तुम्हारी मजाक बनाए या कभी तुम किसी की मजाक बनाओ तो इस चीज का ध्यान में रखना कि कोई भी मोटा पतला नहीं है, किसी का भी वेट ज्यादा या कम नहीं है। इट इज ऑल द वर्क ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलो इसको फटाफट से नोट डाउन करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम इसके आगे चलते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। तो बच्चों आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे कि हम आखिर एक्सपेरिमेंट को करने कैसे वाले हैं। अभी तो हमने उसके बेसिक्स के बारे में बात करी, हमने उसकी थ्योरी के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअली में कैसे अपना एक्सपेरिमेंट जो है उसे करना है, क्या हमारा एम है, क्या हमारे पास ऑपरेटर्स होने चाहिए और उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या थ्योरी हम अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं, क्या हम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले एम है हमारा टू डिटरमाइन द मास एंड वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस, यानी कि हमारे को मास और वेट दोनों निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का एक फिजिकल बैलेंस यूज करते हुए। ठीक है, अब फिजिकल बैलेंस क्या होता है? फिजिकल बैलेंस एक ऐसा टूल है जो कि अननोन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को एक स्टैंडर्ड मास के साथ में कैलकुलेट करता है। ठीक है, दो तरह के फिजिकल बैलेंसेस होते हैं हमारे पास। एक तो होता है तराजू टाइप का, लाइक दिस, उसमें एक प्लेट यहाँ होती है, एक प्लेट यहाँ होती है। ठीक है, और दूसरा होता है डिजिटल बैलेंस, जिसमें कि हमारे को यूनिट जो होती है वो यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, ये वाला जो डिजिटल बैलेंस होता है इसमें आप यहाँ पे वेट्स को इंक्रीज करते जाते हो, वेट्स आप बढ़ाते जाते हो और यहाँ पे अननोन क्वांटिटी को आप रखते चले जाते हो, जिसके साथ आप कंपेयर करते हो। जो डिजिटल स्केल होता है इसमें इनबिल्ट अंदर आपका स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है, जिससे कि आप जैसे ही सामान इसके ऊपर रखते हो आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखती हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे बैलेंसेस होते हैं। ये जो ऊपर वाला है वो फिजिकल बैलेंस होता है, नीचे वाला जो है ये हमारा डिजिटल बैलेंस होता है। ठीक है, अब हम फिजिकल बैलेंस को यूज कर रहे हैं ताकि हम मास निकाल पाए, वेट निकाल पाए किसी अननोन ऑब्जेक्ट का जिसका हमारे को मास और वेट नहीं पता है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब दोनों के दोनों पैन्स जो है वो बैलेंस्ड होंगे, यानी कि जब ये जो कांटा है आपका ये सेंटर पे होगा तो दोनों की दोनों साइड का जो मास है वो आपका सेम होगा, यानी कि जो अननोन मास है वो स्टैंडर्ड मास के साथ में सेम होगा। देन उसके बाद में हम वेट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग आवर फॉर्मूला W इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब इसके लिए हमें ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक फिजिकल बैलेंस चाहिए।
कुछ स्टैंडर्ड वेट्स हमें चाहिए, फिर हमें एक मेटल का ब्लॉक चाहिए और चाहिए हमें फोर्सेप्स। फोर्सेप्स जो होती है वो किसी चीज को पिक करने के काम आती है, उठाने के काम आती है, जैसे चिमटा होता है। ठीक है, तो बच्चों इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आपका आगे की ओर एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसको अभी तक नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलती हूँ। अब हम बात करेंगे आपके प्रोसीजर की और जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया है उसकी, कि हमने क्या क्या वेट्स को ऑब्जर्व करा। ठीक है, ये जो मैंने इस समय यहाँ पे वेट्स लिए हैं, जिन वेट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये भी हमने अज्यूम करे हैं। जब आप इसको फिजिकली रिपीट करेंगे तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन आएंगी, आपके पास जो मास आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, हमें सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करना है, हमारे को जो हमारे बैलेंस के पैन्स हैं, यानी कि ये जो मेरा काटा है, बैलेंस है, इसके ये जो पैन्स हैं, इनको मुझे पूरा का पूरा क्लीन रखना है, इन्हें साफ रखना है। ठीक है, देन मुझे जो ऑब्जेक्ट है उसे लेफ्ट पैन पे प्लेस करना है और धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड वेट को राइट पैन पे ऐड करना है, यानी कि जो मेरा मेटल ब्लॉक है जिसको मैं नाप रही हूँ, मेटल ब्लॉक तो मैंने यहाँ रख दिया अपना। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या करूंगी कि मैं इस वाली साइड पे धीरे धीरे कर कर वेट्स को ऐड करती रहूंगी, धीरे धीरे करके मैं थोड़े थोड़े वेट ऐड करती रहूंगी। और उसके बाद में मैं क्या करूंगी, जब तक मेरे को एक बैलेंस अचीव नहीं हो गया, मतलब कि ये जो काटा है मेरा ये ऐसे सेंटर पोजीशन पे नहीं आ गया, तब तक मैं इसके मल्टीपल वेट्स को ऐड करती रहूंगी। एंड देन उसके बाद में ऑब्जर्वेशन अपनी नोट करती रहूंगी। 3 बार हम इस चीज को रिपीट करेंगे, इस प्रोसीजर को 3 बार रिपीट करेंगे और तीनों बार का जो मास है हम उसे नोट करेंगे। ठीक है, तो एक बार मेरा मास आया 250, एक बार आया 249 और एक बार आया 251। तो मैंने क्या करा, मैंने इन तीनों वैल्यू को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि मैंने इसका मीन मास निकाल दिया, जो कि आया 250 ग्राम। अब मैंने ग्राम को करा केजी में कन्वर्ट, तो मेरा आंसर आ गया 0.25 केजी। ठीक है, तो बच्चों आप इसे फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं कि इसकी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं और क्यों हम लोगों ने ये मीन निकाला। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी वेट के जो कैलकुलेशन है उसको कर रहे हैं। ठीक है, हमारे को दो चीजें निकालनी थी, हमारे को मास निकालना था और हमें वेट निकालना था। तो अभी जो हमने ऊपर अपनी प्रोसीजर करा, जो हमने ऊपर अपना पूरा का पूरा प्रोसेस करी, जिसमें कि हमने एक मेटल का ब्लॉक लिया, फिर उसको हमने वेइंग स्केल पे रखा, फिर वेइंग स्केल का जो दूसरा वाला साइड था, उस वाली साइड में हमने जो नोन स्टैंडर्ड वेट्स थे उनको ऐड करा, जिसकी वजह से हमारे को उसका एक्चुअल वेट पता चला। तो हमें उसका एक्चुअल मास पता चला, एक्चुअल मास हमें पता चला कि 0.25 केजी जो है उसका एक्चुअल मास है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हमें वेट और मास दोनों की दोनों चीज निकालनी थी। जो मास होता है वो आपका ग्राम्स में होता है और जो वेट होता है आपका वो न्यूटन्स में होता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, एम इंटू जी। ठीक है, तो सेम चीज हमने यहाँ पे आपकी पुट कर ली। हमें ये पता था कि मास जो है वो है 0.25। ये पता था हमें कि जो हमारी ग्रेविटेशनल पुल होता है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 9.8 होती है। तो हमने उसे भी यहाँ पे पुट कर लिया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 2.45 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 2.45 न्यूटन आया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम रिजल्ट्स को नोट करें तो सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास में क्या है, कि जो हमारा मास है वो तो हमारा 250 ग्राम, या फिर आप इसे बोल सकते हो 0.25 केजी भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना है, 2.45 न्यूटन, यानी कि मास तो उसका 250 ग्राम है लेकिन वेट उसका कितना हो गया, 2.45 न्यूटन हुआ।
ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे लेबोरेटरी के मेजरमेंट्स होते हैं, लेबोरेटरी मेजरमेंट्स का ये मतलब है कि जब हम किसी चीज को नाप रहे हैं लेबोरेटरी में, यानी कि जब हम किसी केमिकल को नाप रहे हैं या हम किसी सॉल्ट को नाप रहे हैं कोई केमिकल प्रिपरेशन करने के लिए या कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर आप किसी मेटल को वाटर के साथ में रिएक्ट कराओगे तो H2O गैस, सॉरी, जो H2 गैस है यानी कि हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम मेटल डाल रहे हैं पानी में तो हम अननोन क्वांटिटी डाल दें, मेटल की कितनी भी क्वांटिटी डाल दें। एक नोन क्वांटिटी हम यूज करते हैं अपने सारे के सारे रिएजेंट्स की। तो उन रिएजेंट्स की उस क्वांटिटी को मीजर करने के लिए आपके लेबोरेटरी मेजरमेंट्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। देन इसके बाद में ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो गोल्ड लेते हैं जब हम या सिल्वर लेते हैं तो बाय वेट उसको लेते हैं, वेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है कि कितना तोला तुमने सोना लिया है या कितने ग्राम की तुम्हारी चेन है, तो उसके हिसाब से ही आपका जो है सोने के रेट से उसको मल्टीप्लाई करके आपको इतने पैसे देने, ठीक है। इसलिए ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हमारी वैसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि हमारी दवाइयों का मैन्युफैक्चर, बी इट खाने वाली दवाई या बी इट कोई सी भी आपकी ऑइंटमेंट जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, वो सारी की सारी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ही होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे है, इसका मेन यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वही सेम है, क्योंकि जब हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल बन रही है, पैरासिटामोल जो बन रही है उसकी कुछ नोन क्वांटिटी ही जो है, जैसे अगर आप मान लो कि 4 mg की या 5 mg की आपकी टैबलेट है या 1 mg की या 2 mg की टैबलेट है, तो उस टैबलेट के अंदर आपका 1 mg पैरासिटामोल ही होना चाहिए। तो वो चीज आप कैसे पता करोगे, वो चीज आप वेट कैलकुलेशन के हिसाब से पता करोगे जब आप उसका वेट मेजर करोगे। तो इसलिए ये आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में 1 mg पैरासिटामोल की ज़रूरत है और उसकी जगह आपने 10 mg की खा ली, तो आपका पॉजिटिव इफेक्ट की जगह नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए जो दवाइयाँ होती हैं उनको भी कहते हैं कि बहुत सोच समझ के और सही क्वांटिटी में लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि दवाई है तो आप कितनी भी खा लो, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें भी अपनी वेट कैलकुलेशन जो है वो यूज होती है, यानी कि जब कोई आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी बड़े लेवल पे, जैसे जब मान लीजिए कि आप लोग ये मेजर करते हैं कि ये जो हमारा पानी है इसमें कितनी गंदगी है या इसमें हम इसमें कितना कितना ज्यादा पोल्यूशन है, तो उस केस में भी ये आपका यूज होता है वेट, क्योंकि हम बाय वेट चेक करते हैं कि हमने इतना लीटर पानी लिया था, इसमें से इतना लीटर हमारे को प्योर पानी मिला है, तो बाकी का जो है वो हमारा डर्ट है, केमिकल्स है। साथ ही साथ में बाकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में भी ये काम देते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रिपेयर करनी है या चेक करनी है तो उसमें आप बिना मेजर करे कोई सा भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करेंगे या कोई सा भी केमिकल नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमेशा मेजरमेंट करके ही सब चीज़ें ऐड होती हैं। उसके अलावा डे टू डे लाइफ में जब हम सब्जी लेने जा रहे हैं या हम फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा वेट कैलकुलेशन काम में आता है। बिना वेट मेजरमेंट के हम सब्जी और फ्रूट्स भी नहीं ले सकते। दालें भी हम बाय वेट मेजर करके लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारी जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं सारी की सारी हमारी बाय वेट ही मेजर होती है। तो आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं इसके साथ आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमने क्यों 3 ऑब्जर्वेशंस ली। जैसे कि हमने बात करा था कि कई बार जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते, जैसे हमने बर्नियर कैलिपर्स और आपके स्क्रू गॉज के साथ में बात करी थी, तो सेम चीज जो है वो हमारे वेइंग बैलेंस के साथ में भी होती है। इस वजह से हमारे को 3 अलग अलग रीडिंग निकालनी पड़ी।
दूसरी बात जो आपके माइंड में आएगी कि हमने ये जो पैंट्स है इन्हें क्लीन क्यों करा, तो हमने इन्हें क्लीन इसलिए करा ताकि हम एक्यूरेटली मास मेजर कर पाए। अगर उसमें पहले से कोई चीज होगी तो उसका जो मास है वो भी ऐड कर जाएगा हमारे एक्चुअल जो जिस चीज का हम मास निकाल रहे हैं, जो हमारा ब्लॉक है मेटल का उसका मास निकाल रहे हैं उसके मास के साथ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है इन एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए। साथ ही साथ में जब आप इन चीजों की डेफिनेशन लिखेंगे, तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे वाली क्लास में भी हम अपना ये जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है इसे कंप्लीट रखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स के साथ में हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा मेजरमेंट काम करता है और क्यों ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।